नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं देश विदेश की कुछ घटनाएं। आईआईएम कोलकाता की छात्रा के साथ हॉस्टल में दुष्कर्म का आरोप, एक छात्र गिरफ्तार। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कोलकाता की एक छात्रा ने अपने सहपाठी पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा की शिकायत के आधार पर हरिदेवपुर पुलिस ने शुक्रवार को संस्थान के दूसरे वर्ष के एक छात्र को हिरासत में ले लिया है। यह घटना ऐसे समय सामने आई जब दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज परिसर में 2 सप्ताह पहले एक अन्य छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे परामर्श सत्र के बहाने लड़कों के छात्रावास में बुलाया। वहां उसे खाने पीने की चीजें दी गई, जिसके बाद वह बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने खुद को हॉस्टल के कमरे में पाया और आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया। छात्रा का यह भी दावा है कि आरोपी ने उसे किसी को कुछ भी बताने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। पीड़िता किसी तरह परिसर से बाहर निकलने में सफल रही और पहले ठाकुर पुकुर थाने में पहुंची, जहां से उसे हरिदेवपुर पुलिस स्टेशन भेजा गया। वहीं उसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसी रात हॉस्टल से एक युवक को हिरासत में ले लिया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वही छात्र मुख्य आरोपी है या नहीं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि पीड़िता और आरोपी की पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। बताया जा रहा है कि किसी निजी मुद्दे पर चर्चा के लिए आरोपी ने उसे आमंत्रित किया था। घटना स्थल पर एक अन्य परिचित भी मौजूद था, लेकिन आरोपी ने व्यक्तिगत बातचीत का बहाना बनाकर छात्रा को अकेले एक कमरे में ले जाकर घटना को अंजाम दिया। जांच टीम सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रही है और परिषद के छात्रों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही हॉस्टल में लागू सुरक्षा मानकों और विजिटर लॉग बुक की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है। आरोप है कि आरोपी ने छात्रा को लड़के के हॉस्टल में विजिटर रजिस्टर में हस्ताक्षर करने से रोका था, जबकि नियमों के अनुसार आगंतुक का नाम और फोन नंबर दर्ज करना अनिवार्य था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी पूर्व में भी हॉस्टल में अन्य महिलाओं को लेकर आया था और क्या इसमें और लोग शामिल थे। छात्रा के अनुसार उसे कमरे में पिज्जा और सॉफ्ट ड्रिंक दिया गया, जिसके बाद वो अचेत हो गई। उसने ये भी कहा कि उसने होश में आने पर विरोध करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा उसके बयान की पुष्टि की जा रही है और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है। पीड़िता के सहपाठी और छात्रों के समूहों ने पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। वहीं आईआईएम कोलकाता की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं आई है। दूसरी घटना, बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बांग्लादेशी तस्करों को दबोचा। मुठभेड़ में एक जवान घायल। उत्तर 24 परगना जिले में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास शुक्रवार तड़के सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लगभग 10 किलोग्राम गांजा और 100 बोतल फेंसिडिल कफ सिरप बरामद किया गया है। इस कार्रवाई से पहले तस्करों ने बीएसएफ जवानों पर हिंसक हमला किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। घटना बीएसएफ दक्षिण बंगाल के फ्रंटियर की 143वीं बटालियन के अंतर्गत बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट तराली 1 के पास लगभग रात के 1:50 पर हुई। बीएसएफ के अनुसार अग्रिम चौकी पर तैनात एक जवान ने कुछ संदिग्धों को भारी सामान के साथ सीमा की ओर बढ़ते देखा। जब उन्हें रोका गया तो वे आक्रामक हो गए, जवानों पर पत्थर फेंकने लगे और तेज रोशनी से भ्रम पैदा करने की कोशिश की। चेतावनी के बावजूद वे नहीं रुके और एक संदिग्ध ने धारदार हथियार से हमला कर एक जवान को घायल कर दिया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया, जवान ने अत्यधिक संयम दिखाते हुए पंप एक्शन गन से चेतावनी स्वरूप गोली चलाई। तत्पश्चात अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा और अंधेरे में पीछा करते हुए 2 तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली। इलाके की तलाशी के दौरान 10 किलो गांजा, 100 फेंसिडिल की बोतलें और हमला करने में उपयोग किया गया धारदार हथियार बरामद किया गया। दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए बीओपी तरली 1 लाया गया है। बीएसएफ प्रवक्ता ने जानकारी दी कि घायल जवान का प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उसकी हालत अब स्थिर है। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि सीमा पर इस तरह के हमले और तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रवक्ता ने बताया, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के साथ कई फ्लैग मीटिंग के बावजूद सीमा पार से होने वाली तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उनकी निष्क्रियता के कारण
अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के भीतर 9 आतंकवादी ठिकानों पर बेहद सटीक और सीमित हमले किए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा अभियान की रिपोर्टिंग और भारत को लेकर फैलाए गए भ्रामक दावों पर कड़ी आपत्ति जताई। डोभाल ने कहा, विदेशी मीडिया में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन क्या उनके पास इन दावों के समर्थन में कोई प्रमाण है? उन्होंने चुनौती दी कि यदि पाकिस्तान के दावों में सच्चाई है तो कोई एक भी उपग्रह चित्र दिखाया जाए जिसमें भारतीय सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचा हो। यहां तक कि एक खिड़की का शीशा भी नहीं टूटा है। आईआईटी मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए डोभाल ने स्पष्ट किया कि भारत के हमले सिर्फ उन ठिकानों तक सीमित थे जहां आतंकी मौजूद थे। हमने केवल वही लक्ष्य चुने जहां हमें पूरी जानकारी थी कि कौन मौजूद है। पूरा ऑपरेशन केवल 23 मिनट में पूरा हुआ और हम अपने प्रत्येक लक्ष्य को सटीकता से भेदने में सफल रहे। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए अधिकतर उपकरण स्वदेशी थे। हमें गर्व है कि ब्रह्मोस मिसाइल, एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली तथा युद्ध क्षेत्र में निगरानी उपकरण जैसे भारतीय प्रणालियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस अभियान में किसी भी सीमा पार बस्तियों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि सभी हमले पाकिस्तान के भीतर सक्रिय आतंकी ढांचों पर केंद्रित थे। डोभाल ने तकनीक और युद्ध के रिश्ते को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत अब पीछे नहीं रह सकता। उन्होंने 5G तकनीक के विकास में आईआईटी मद्रास और निजी क्षेत्र की भूमिका की प्रशंसा की। यह उल्लेख करते हुए कि जहां चीन ने इसे विकसित करने में 12 वर्ष और 300 अरब डॉलर खर्च किए, वहीं भारत ने इसे मात्र 2.5 साल में हासिल कर लिया। इससे पहले भारत के उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को लाइव इनपुट देकर सहायता की, खासकर भारतीय सैन्य तैनातियों और हमले के मार्गों को लेकर। उन्होंने कहा कि यह चीन के लिए एक लाइव प्रयोगशाला जैसा था, जहां वह अपने हथियारों की क्षमता का परीक्षण कर सका। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि यह संघर्ष बेहतर वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता और दुश्मन की निगरानी से निपटने के लिए उपग्रह रोधी रणनीति विकसित करने जैसे अहम सबक लेकर आया। इसी संदर्भ में इंडोनेशिया में भारत के रक्षा प्रतिनिधि कैप्टन शिव कुमार ने माना कि 7 मई को कुछ भारतीय लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। उन्होंने इनका कारण राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लगाए गए सीमित लक्ष्य निर्धारण को बताया, जिसके चलते पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और वायु रक्षा प्रणाली पर आक्रमण नहीं किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी पुष्टि की थी कि अभियान के पहले दिन भारत को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन बाद में रणनीति में तुरंत सुधार कर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के भीतर गहराई तक हमला किया। चौथी घटना, इजराइल का दावा, ईरान का संवर्धित यूरेनियम भंडार हमलों से पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के अनुसार पिछले महीने अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए सैन्य हमलों के बावजूद ईरान का कुछ संवर्धित यूरेनियम भंडार, जो बम स्तर तक का माना जाता है, सुरक्षित बच गया है और संभवतः ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की पहुंच में है। गोपनीयता की शर्त पर बोलते हुए अधिकारी ने बताया कि इजरायल ने बीते वर्ष के अंत में ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एक गुप्त हथियार परियोजना मानते हुए सैन्य कार्रवाई की योजना बनानी शुरू कर दी थी। यह खुफिया जानकारी तब मिली जब इजरायली वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी समर्थन के साथ या उसके बिना कार्रवाई का निर्णय लिया। जून के मध्य में इजरायल ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु स्थल पर हमले किए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।